नमस्कार, मैं विपिन पालीवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इंग्लिश सूत्रा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए, आज हम अपनी उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं जिस श्रृंखला को हम लगातार, जिस सीरीज़ को हम लगातार आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। कंटिन्यू मॉडर्न इंडिया के जो हमारे सीरीज़ हुई थी, जो हमारे लेक्चर थे, आई होप कि आप लोगों ने उनको बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से चीज़ों को समझा होगा, जाना होगा, देखा होगा। और यदि आप थोड़ा बहुत भी यदि गंभीर हैं, थोड़ा बहुत भी सीरियस हैं चीज़ों को लेकर, तो मेरा मानना है कि आप लोग हमारे द्वारा दिए जा रहे या हमारे द्वारा किए जा रहे इस प्रयास को बहुत समझेंगे, जानेंगे चीज़ों को। और देखिए, हम लोगों ने आप लोगों की डिमांड पर ये MCQ सीरीज़ जो है शुरू की है, तो इसको आप अप्रिशिएट कीजिए बहुत अच्छी तरह से। और देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने MCQ सीरीज़ की अपनी स्टार्टिंग की थी, और उस स्टार्टिंग में हम लोगों ने लगभग अपने जो है MCQ लगभग 20 MCQ लगभग 20-21 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आज की इस सीरीज़ में हम उन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। आज की सीरीज़ में हम उन बातों से थोड़ा आगे चलते हैं, आज उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं चीज़ों को, यानी कि आज हम क्वेश्चन नंबर 22, 21, 22 से आगे चलेंगे जहाँ तक हमारी चीज़ें हुई थी। दूसरी बात, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करे या ना समझ में आए, तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम लोग बिल्कुल आपको उत्तर देने का प्रयास, आंसर देने का जो हम लोग करेंगे अब ज़रूर। ठीक, चलिए देखिए, अब कंडीशन ये है कि हम लोग अब आज आगे बढ़ते हैं कि आज अब हमारी जो सीरीज़ शुरू होती है, आज हम जिस चीज़ को लेकर आए हैं वो हमारा क्वेश्चन नंबर है 22। जहाँ तक मेरा मानना है 21 तक ये उस दिन हम लोगों ने बात कर ली थी। ठीक, तो आज हम अपनी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। तो 22 से आज हम बात करते हैं अपनी तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई इंडिया डिवाइडेड, तो ये जो बुक थी इंडिया डिवाइडेड, हु रॉट द बुक इंडिया डिवाइडेड। तो देखिए, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? तो याद कीजिए, इंडिया डिवाइडेड बुक किसने लिखी थी? मौलाना आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव और अशरफ अली। तो देखिए, इंडिया डिवाइडेड बुक के लेखक थे कौन, ये हम लोगों ने अपने लेक्चर में आपको बताया है। तो इसके आंसर हैं मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद रॉट द बुक इंडिया डिवाइडेड। सॉरी, थोड़ा गलती होगी मुझसे, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा। मौलाना आज़ाद नहीं, इसके राइटर थे बेसिकली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ये लिखी गई थी इंडिया डिवाइडेड। ठीक, राजेंद्र प्रसाद। तो इंडिया डिवाइडेड बुक के जो लेखक थे ये थे राजेंद्र प्रसाद। किसने लिखी? राजेंद्र प्रसाद। और देखिए, इसी तरह की एक बुक हम लोगों ने आपको बताई थी कि इंडिया विंस फ्रीडम, जबकि मौलाना आज़ाद की जो बुक है वो है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम। तो इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है? ये है मौलाना आज़ाद की, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है इंडिया डिवाइडेड। ठीक, तो ये हम लोगों ने आपको बताया, चीज़ों को देखा। तो क्योंकि कारण है, क्योंकि कंडीशन क्या है, ये इंडिया डिवाइडेड और इंडिया विंस फ्रीडम, ये दोनों बुक्स लगातार जब भी पूछी जाती हैं तो लगभग साथ में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। और इन दोनों बुक्स को लेकर कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहता है कि इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी है और इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है। तो देखिए, आपके सामने है, मौलाना आज़ाद ने लिखी है इंडिया विंस फ्रीडम। मौलाना आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि हम लोगों ने बताया था आपको कि जो कि भारत के जो है कांग्रेस के जो है सबसे कम एज में सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे। मौलाना आज़ाद वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। सबसे युवा, सबसे कम उम्र के जो है अध्यक्ष कौन थे? मौलाना आज़ाद। दूसरी बात, यही मौलाना आज़ाद क्या बने? यही मौलाना आज़ाद आगे चलकर जब भारत स्वतंत्र हुआ, जब भारत को इंडिपेंडेंट मिली, तब उसी कंडीशन में ये हुआ कि यही भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर, पहले एजुकेशन मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट जो है जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो यही मौलाना आज़ाद थे। और हमारा क्वेश्चन है इंडिया डिवाइडेड। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट द राइटर ऑफ इंडिया डिवाइडेड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इन चीज़ों को आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 23। तो 23 क्वेश्चन में हमारा क्या देखा गया है, क्या कंडीशन है 23? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गोलमेज सम्मेलन कितने हुए हैं? तो भैया हमें याद रखना चाहिए, बेसिकली गोलमेज सम्मेलन तो एक ही हुआ है, लेकिन वो 3 अलग अलग सेशंस में, 3 अलग अलग सत्रों में हुआ था। 1930, 31, 32 में
ठीक, तो किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो व्यक्ति थे इन ऑप्शंस में से वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो आपका आंसर है B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो देखिए B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि भाई गोलमेज सम्मेलन जिसे हम कह देते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? तो गोलमेज सम्मेलन हुए थे लंदन में। लंदन जिसे हम कह देते हैं क्या, इंग्लैंड की राजधानी लंदन। तो लंदन में हुए थे। दूसरी बात ये है लंदन में कहाँ, लंदन में ये हुए थे सेंट जेम्स पैलेस, सेंट जेम्स पैलेस। तो सेंट जेम्स पैलेस में ये हुए थे। और इसी तीनों सम्मेलन में से पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन आप लोग याद कीजिए जिस समय गोलमेज सम्मेलन, जिस समय भारत में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जिस समय इंग्लैंड में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उस समय भारत में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन उस समय चल रहा था। और कांग्रेस और गांधी जी ये सभी लोग कहाँ पर बिजी थे उस दौर? ये सभी लोग उस समय में भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बिजी थे। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ब्रिटिश सरकार ने बुलाई थी। भारत के सभी नेताओं को, भारत की सभी पार्टियों को एक मंच पर बुलाकर उनसे बातचीत करने के लिए बुलाई गई थी कि भारत में कि सभी जितने भी जो अलग अलग पार्टियों के नेता हैं वो आकर भारत की बात रखें। जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं भारत में, जिस तरह की भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सबको समाधान किया जाएगा, शॉर्ट आउट किया जाएगा। तो इस तरह की जो भी समस्याएं थी उन समस्याओं के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की कॉल की थी। अब इस गोलमेज सम्मेलन में, पहले गोलमेज सम्मेलन में, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इसके बाद नहीं किया तो इस कंडीशन में ये है कि भारत की सबसे बड़ी पार्टी और भारत के बड़े नेता, जो बड़े लीडर्स थे, वो सब सिविल डिसोबे मूवमेंट में बिजी थी। तो इसलिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही, कोई महत्व नहीं रहा उसका। तो इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने अपने गवर्नर जनरल को आदेश दिया, ऑर्डर दिया कि भी किसी भी तरह से कांग्रेस को और गांधी जी को इस मूवमेंट से, इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, भाग लेने के लिए आप क्या करें, आप तैयार करें। तो फाइनली इस समय भारत में, जिस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, या कह दीजिए जिस समय इंग्लैंड में तीनों गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे, उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय देखिए, इस समय भारत में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जिस समय भारत में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, जिस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत में गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन। क्लियर? तो लॉर्ड इरविन ने गांधी जी से, कांग्रेस के लोगों से बातचीत की और फाइनली लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच, याद कीजिए हम लोग अपने लेक्चर में बता चुके हैं, जो है एक समझौता हुआ। कौन सा? गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट, 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को। क्लियर? तो ये बात। तो अब कंडीशन क्या है हमारी? हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है बी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, पहली बात। अब बात आती है कि अब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में कुछ बातें हमारे लिए जानने योग्य हैं, ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अब उन बातों को हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से संबंधित हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण हैं चीज़ें। देखिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से रिलेटेड हमारे लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम लोग थोड़ा सा जान लें कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज द हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के संविधान की जो प्रारूप समिति के हेड थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। क्या थे? हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी, ये संविधान की प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे।
डॉक्टर अंबेडकर वॉज द हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। ये संविधान सभा की प्रारूप समिति, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रारूप या रूपरेखा समिति के हेड थे। और ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसे हम संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति या रूपरेखा समिति कह देते हैं, इसकी स्थापना हुई थी, इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को ये ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। तो प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा, इस चीज़ को क्वेश्चन आता है यहाँ से। और ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल मेंबर जो थे, टोटल सदस्य, तो 1 + 6 = 7। तो 1 + 6 का क्या मतलब है कि भाई ये जो एक थे, ये थे डॉक्टर अंबेडकर, एक मतलब ये थे हेड, और बाकी 6 क्या थे, बाकी टोटल 6 मेंबर थे। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है एग्जामिनर। अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप होता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी टोटल मेंबर इन ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी कि प्रारूप समिति में या रूपरेखा समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो कुल की बात अगर आती है तो आंसर होगा आपका 7। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी मेंबर्स इन ड्राफ्टिंग कमेटी, कि प्रारूप समिति या रूपरेखा समिति में कितने सदस्य थे, देन आंसर इज 6। प्रारूप समिति में या रूपरेखा समिति में कितने सदस्य थे, ड्राफ्टिंग कमेटी में मेंबर कितने थे, तो आंसर होगा 6। लेकिन अगर क्वेश्चन की भाषा थोड़ा ये हो कि हाउ मेनी टोटल मेंबर्स, तो टोटल मेंबर्स की जब वो बात आती है तब आंसर होगा 1 + 6। अब ये 1 कौन थे, 1 इज द चेयरपर्सन या चेयरमैन ऑफ हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो ये एक जो थे, ये थे डॉक्टर अंबेडकर, क्योंकि हेड को अलग रखा जाता है। और 6 क्या थे, 6 मेंबर थे। अब अगली बात सुनिए। अब बात आती है, ये होगी कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी की बात, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थी। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, अगली बात सुन लीजिए। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर की और क्या देन थी, क्या इन्होंने किया है, तो इन्होंने जो भारत की जो दलित जातियां हैं, भारत की जो अनटचेबल, सो कॉल्ड अनटचेबल, जो जिनको माना गया है कि भारतीय समाज में की अछूत जातियां हैं, अनटचेबल क्लास हैं, अनटचेबल कम्युनिटीज़ हैं, तो उनके सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके सोशल अपग्रेडेशन के लिए इन्होंने काम किया। तो यानी कि उनके सामाजिक उत्थान के लिए इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर ने काम किया। तो अब कंडीशन ये आती है कि उन्होंने क्या क्या काम किया, कैसे किया, वो सारी चीज़ें, कौन कौन सी इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बनाई हैं, उसके बारे में हम 2 मिनट जान लेते हैं, फिर उस बात को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि आप लोगों के लिए मेरा मानना है कि काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो हमारे लिए जानने लायक हैं। अब डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया था वो सुन लीजिए। डॉक्टर अंबेडकर के प्रमुख कार्य क्या रहे, तो सुनिए ज़रा। 1 मिनट थोड़ा सा चलते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आंसर है हमारा डॉक्टर अंबेडकर। अब डॉक्टर अंबेडकर का जो समाधि है, डॉक्टर अंबेडकर की जो समाधि है, जैसे महात्मा गांधी की है राजघाट दिल्ली में, तो ऐसे ही डॉक्टर अंबेडकर की जो समाधि है उसको, वो कहाँ है और उसको क्या कहा गया है। तो डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल कहाँ है, ये है मुंबई में। कहाँ पर है, मुंबई में, जिसे हम पहले बॉम्बे कहते थे। तो डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल है कहाँ, मुंबई में। और उसका नाम क्या है, तो डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल का नाम है चैत्य स्थल। चैत्य स्थल, चैत्य स्थल, या इसको चैत्य स्थल के साथ साथ क्या कहा गया है, इसको चैत्य स्थल के साथ साथ चैत्य घाट भी कहा जाता है। चैत्य घाट, जैसे महात्मा गांधी की है राजघाट, चौधरी चरण सिंह की है किसान घाट, ठीक। तो ऐसे ही डॉक्टर अंबेडकर की जो समाधि है वो कहाँ पर है, मुंबई में। और डॉक्टर अंबेडकर की समाधि स्थल को कहा जाता है, उसका नाम है चैत्य स्थल या चैत्य घाट, ठीक। लिखिए फटाफट। अब डॉक्टर अंबेडकर ने इसके अलावा और क्या प्रमुख चीज़ें की थी, तो देखिए डॉक्टर अंबेडकर ने एक बनाई थी, एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की, जिसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत मतलब इससे क्या सेंस निकलता है, तो बहिष्कृत मतलब कि भारत की जो ऐसी सोसाइटी थी जो एक तरह से सोसाइटी से
जो है वो उसका बॉयकॉट हो रखा था, यानी कि जो भारत की जो दलित या अछूत मानी जाने वाली जातियां हैं उनका एक तरह से बहिष्कृत जातियां वो मानी जाती थी। तो बहिष्कृत हितकारिणी यानी कि बहिष्कृत लोगों के हितों के लिए कार्य करने वाली सभा, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा एस्टैब्लिश्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर। अगली बात करते हैं, तो अगली बात और सुन लीजिए कुछ चीज़ें डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित। इसके अलावा और क्या था? तो डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ जो है मैगजीन, कुछ पत्र पत्रिकाएं भी निकाली थी। एक नाम था, एक इन्होंने एक न्यूज़पेपर या जिसको कह देते हैं एक पत्र कह दीजिए या न्यूज़पेपर का प्रकाशन किया, और उस न्यूज़पेपर का नाम था बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत, याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है। बहिष्कृत भारत क्या था? डॉक्टर अंबेडकर द्वारा पब्लिश किया गया न्यूज़पेपर बहिष्कृत भारत, पब्लिश्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर। इसके अलावा एक मैगजीन, एक पत्रिका निकाली, एक मैगजीन भी पब्लिश की, और उस पत्रिका का, उस मैगजीन का नाम क्या था? वो थी मूक नायक। तो मूक नायक नाम का एक पत्र पत्रिका भी निकाली। और ये दोनों किस लैंग्वेज में थे? बहिष्कृत भारत और मूक नायक, तो ये दोनों थे किस लैंग्वेज में? बोथ ऑफ आर पब्लिश्ड इन मराठी लैंग्वेज। ये दोनों किस भाषा में थे? तो बोथ ऑफ आर मैगजीन एंड न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन मराठी लैंग्वेज, ये दोनों मराठी भाषा में प्रकाशित किए गए थे। देखिए फटाफट, किस भाषा में? तो मराठी भाषा में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और जान लीजिए कि वर्तमान जो सरकार है, डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े हुए जो स्थान रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े हुए जो स्थल रहे हैं, यानी कि ऐसे स्थान, ऐसे स्थल, ऐसे प्लेसेस जहां डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ या डॉक्टर अंबेडकर रहे या डॉक्टर अंबेडकर ने किसी भी तरह से जिन स्थानों से डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में कोई रोल प्ले किया है, यानी कि ऐसे स्थान जहां से डॉक्टर अंबेडकर का जुड़ाव रहा है, ऐसे 5 स्थानों को भारत सरकार ने पंच तीर्थ घोषित किया है। तो पंच तीर्थ किसको कहा गया है? तो लिख दीजिए पंच तीर्थ। पंच तीर्थ किसको कहा गया है? तो डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित 5 स्थानों को पंच तीर्थ, डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित 5 स्थानों को क्या घोषित किया गया है? तो भारत सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित 5 स्थानों को पंच तीर्थ घोषित किया है। पंच तीर्थ क्लियर? आपसे पूछा जा सकता है पंच तीर्थ किससे संबंधित है? तो डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित है, यानी कि ऐसे स्थान, ऐसे 5 स्थान जहां डॉक्टर अंबेडकर रहे या जहां डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ या जहां पर रहकर डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, तो ऐसे 5 स्थान को भारत सरकार ने क्या घोषित किया है? पंच तीर्थ घोषित किया है। लिखिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ तक मेरा मानना है आपको आपके मतलब की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें आपको दे दी गई हैं। चलिए अगली बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ था? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1924 का अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इंडियन नेशनल कांग्रेस 1924 कॉन्फ्रेंस से महात्मा गांधी ने एक बार अध्यक्षता की, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? अब देखिए याद कीजिए, हमने इसी सीरीज में, अपनी इसी MCQ वाली इस सीरीज में, इस श्रृंखला में ही हमने इस क्वेश्चन को पहले या दूसरे क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया है। ठीक, यानी कि हमने उसको ये डिस्कस किया है कि महात्मा गांधी ने कितनी बार कांग्रेस की अध्यक्षता की, या महात्मा गांधी ने कहां पर और कब पहली और अंतिम बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, या किस अधिवेशन में, किस कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस में, इन विच कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस गांधी जी जो है एक अध्यक्ष के रूप में जो है वो रहे थे। तो देखिए 1924 में कांग्रेस का हुआ था क्या? बेलगांव अधिवेशन। याद कीजिए, हमने आपको अपनी इसी सीरीज में बताया है बेलगांव, कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस हेल्ड एट 1924 एंड हेडेड बाय
महात्मा गांधी। तो बेलगांव अधिवेशन, और बेलगांव अधिवेशन कहाँ है? इसका ऑप्शन है ये सी, आंसर है सी, बेलगांव अधिवेशन। तो बेलगांव कहाँ पर है? हमने इसको भी डिस्कस किया है कि बेलगांव कहाँ पर है। तो बेलगांव वर्तमान में कहाँ पर है? वर्तमान में कर्नाटका का एक डिस्ट्रिक्ट है बेलगांव, कर्नाटका का एक डिस्ट्रिक्ट है बेलगांव, कर्नाटक का एक जिला है बेलगांव। और बेलगांव में ही इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कांग्रेस के पहली बार और अंतिम बार, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष इस बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी रहे थे। यानी कि गांधी जी ने कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता की है। और ये कॉन्फ्रेंस बेलगांव अधिवेशन कब हुआ है? 1924 में, 1924 में ये बेलगांव अधिवेशन हुआ है। समझ रहे भैया, 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था केवल, और इसी में पहली और आखिरी बार इसी में गांधी जी अध्यक्ष रहे थे। यानी कि अब क्वेश्चन ये समझिए कि कांग्रेस के कितने अधिवेशन में गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की? तो पूरे जीवन में गांधी जी केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। कब? जो है कांग्रेस की बेलगांव कॉन्फ्रेंस में, बेलगांव अधिवेशन में। और ये कब हुआ? 1924 में। बेलगांव कहाँ पर है? कर्नाटका में। क्लियर? इससे ज़्यादा हमारे लिए इसमें बहुत कुछ नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब अगली बात करते हैं भैया। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बारी आती है हमारी। अगला क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 क्या कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन की समय में, वेला मतलब समय में, गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु, यानी कि जो है कॉन्फिडेंशियल कांग्रेस रेडियो एक तरह से। दूसरा ऑप्शन है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता के लिए, यानी कि उषा मेहता का नाम क्यों जाना जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के ड्यूरिंग जो है उषा मेहता किस वजह से, अपने किस एक्शन के लिए, किस कार्य के लिए जानी जाती हैं या फेमस हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, आज़ाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने के लिए, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की इंटरिम गवर्नमेंट की बैठक में सहायक भूमिका निभाने के लिए। तो बात आती है कि उषा मेहता का नाम इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के दौर में, भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन के संघर्ष के दौर में क्यों जाना जाता है? तो इसका आंसर है ए। इसका आंसर क्या है? तो आंसर है हमारा ए। क्यों है? क्योंकि देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, ये जो कांग्रेस ने, गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था, इस क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने कॉन्फिडेंशियल कांग्रेस रेडियो की स्थापना की थी। तो कांग्रेस रेडियो या गुप्त कांग्रेस रेडियो की स्थापना करने वाली कौन कांग्रेस की महिला नेता कौन थी? तो उषा मेहता। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रूप से, कॉन्फिडेंशियल तरीके से कांग्रेस रेडियो की स्थापना किसने की? उषा मेहता ने। ये क्वेश्चन कम से कम 50 बार आ चुका है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है कि इस कांग्रेस रेडियो पर प्रतिदिन, इससे थोड़ा सा और दो बात आगे की आपको जान लेनी चाहिए थोड़ा सा, कि इस कांग्रेस रेडियो पर प्रतिदिन कांग्रेस का कौन सा नेता भाषण देता था? तो इस कांग्रेस रेडियो पर प्रतिदिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इस कांग्रेस रेडियो पर प्रतिदिन भाषण देते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इस कांग्रेस रेडियो पर प्रतिदिन भाषण देते थे। क्वेश्चन ये आया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस के किस नेता ने गुप्त रूप से कांग्रेस रेडियो स्टैब्लिश किया था, कांग्रेस रेडियो की स्थापना की थी? तो कांग्रेस रेडियो की स्थापना की थी कांग्रेस की महिला नेता उषा मेहता ने। दूसरी बात है कि इस गुप्त रेडियो पर, कांग्रेस के इस गुप्त रेडियो पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कांग्रेस के एक दूसरे लीडर थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इन्होंने कांग्रेस रेडियो पर प्रतिदिन भाषण दिए थे। क्लियर है? चलिए अब ये गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता, इससे कोई मतलब नहीं है। आज़ाद हिंद फौज की टुकड़ी का नेतृत्व करने हेतु उषा मेहता का आज़ाद हिंद फौज की टुकड़ी में कोई मतलब नहीं था, और बाकी ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। तो फाइनली आपका आंसर होता है उषा मेहता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी सारी चीज़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। तो देखिए भैया, पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि भारत में 1925 में केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव हुए थे। केंद्रीय विधान परिषद, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधान परिषद, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो गवर्नर जनरल जो दिल्ली में बैठता था, तो गवर्नर जनरल की एक तरह से असेंबली के इलेक्शन हुए थे।
ये कब हुए थे? ये हुए थे 1925 में। और इसमें ये कौन थे जो इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में अध्यक्ष चुने गए थे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधान परिषद या केंद्रीय विधानसभा में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त होने वाले या अध्यक्ष इलेक्ट होने वाले एज ए चेयरपर्सन या एज ए चेयरमैन या एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय के जानने से पहले हमें ये याद रखना होगा कि भैया 1925 में केंद्रीय विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे भारत में। केंद्रीय विधानसभा जैसे आज संसद है, तो ऐसे ही गवर्नर जनरल जो दिल्ली में बैठता था, अंग्रेजों का भारत में जो सुप्रीम लीडर होता था वो कहलाता था गवर्नर जनरल। और उस गवर्नर जनरल की वर्किंग काउंसिल या उसके सहायता करने के लिए जो बाकी जो एक कार्यकारिणी परिषद होती थी, एक वर्किंग काउंसिल होती थी, और उसमें जो है एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई थी, विधान परिषद बनी थी भारत में बहुत पहले। तो उस विधान परिषद के अध्यक्ष कौन होगा? जैसे आज विधानसभाएं हैं, जो आज संसद है वो भी एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उसमें अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव हुआ। तो उस अध्यक्ष पद के चुनाव में कौन सा पहला भारतीय था जो अध्यक्ष निर्वाचित हुआ? मोतीलाल नेहरू, CR दास, वल्लभ भाई पटेल और विट्ठल भाई पटेल। तो देखिए 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष नियुक्त होने वाले या अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय थे। ऑप्शन आंसर है डी, विट्ठल भाई पटेल। अब विट्ठल भाई पटेल कौन थे? विट्ठल भाई पटेल सरदार पटेल के बड़े भाई, सरदार पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली या चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली या केंद्रीय विधान परिषद या केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित इलेक्टेड हुए थे। क्लियर? तो विट्ठल भाई पटेल। तो देखिए यहां से हमारे दो क्वेश्चन बनते हैं कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के या केंद्रीय विधानसभा या केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव कब हुए थे? तो किस वर्ष? तो 1925 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास इसलिए किया था। देखिए क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाती है, तो थोड़ा सा आप लोग कभी कभार आप थोड़ा को जब आप लोगों को ऐसा लगे कि क्वेश्चन हिंदी में थोड़ा सा टफ लैंग्वेज यूज़ की गई है या भाषा थोड़ी सी समझ में ना आए या कह दीजिए भाषा थोड़ी सी सिर के ऊपर से जाने लगे, तो उस कंडीशन में आप लोग थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कहता कि पूरा, थोड़ा बहुत आप लोग थोड़ा सा इंग्लिश का जो वर्जन होता है, थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन को आप लोग देख लिया करें, क्योंकि एग्ज़ाम में बेसिकली होता ये है कि जो इंग्लिश वर्जन होता है उसी को कंसीडर किया जाता है। अगर कोई वाद विवाद, कोई कंट्रोवर्सी, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है एग्ज़ाम से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड, तब उसका जो इंग्लिश वर्जन होता है उसी को जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी जो है, जो बॉडी है, वो उसी को कंसीडर करती है। कोर्ट में भी उसे कंसीडर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप तो लोग थोड़ा हिंदी में इसको समझना थोड़ा टफ हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतः इसलिए किया। अब आप लोग देखिए थोड़ी सी हिंदी के साथ एक बड़ी समस्या है कि क्वेश्चन में एग्जामिनर इतनी टिपिकल हिंदी का प्रयोग कर देता है कि जो है स्टूडेंट्स के, कैंडिडेट के सिर के ऊपर से वो हिंदी चली जाती है। अब इस मरण पर्यंत उपवास को अगर आप सोचिए कि एग्जामिनर इसको मरण पर्यंत लिख रहा है, यदि वो इसको सीधा ही लिख देता कि 1932 में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल प्रधानतः मतलब मुख्यतः इसलिए की, तो आप लोग बिल्कुल इजीली इस बात को समझेंगे। तो मरण पर्यंत उपवास का मतलब है हंगर स्ट्राइक। अब देखिए हंगर स्ट्राइक इंग्लिश में कितना इजी लगता है, हंगर स्ट्राइक, हिंदी में कह दीजिए भूख हड़ताल। तो भैया 1932 में गांधी जी ने भूख हड़ताल क्यों की, लेकिन शब्द है मरण पर्यंत। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि थोड़ी सी क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज, थोड़ी सी भाषा को आप लोग पकड़िए, चाहे वो हिंदी में आपको समझ में आए, चाहे वो इंग्लिश में समझ में आए, लेकिन थोड़ा सा जो लोग हिंदी वाले हैं उनके साथ थोड़ा सा मैं आप लोगों से बिल्कुल एक जो है कहूँगा कि भाई आप लोग थोड़ा सा हिंदी के साथ साथ थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन भी एग्ज़ाम में देख लिया करें, क्योंकि कभी कभी आता हुआ क्वेश्चन जो बहुत टिपिकल हिंदी में, और वो क्वेश्चन को अगर आप सेंस निकालें, उसका अर्थ निकालें, तो वो आप समझ जाएंगे इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में कभी कभी एग्जामिनर वो वर्ड, वो शब्द यूज़ कर देता है जो कभी कभी सिर के ऊपर से कभी कभी बाउंस मार जाते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिए।
ठीक। तो देखिए, अब देखिए हमारे लिए क्वेश्चन कितना इजी हो गया कि भाई 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास इसलिए किया था। 1932 में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल या हंगर स्ट्राइक इसलिए की थी। किस लिए की थी? तो भैया किस लिए की थी? देखिए तो किस लिए की थी 1932 में? तो ऑप्शन है गोलमेज सम्मेलन भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल रहा। नहीं जी, इसका कोई मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए। अच्छा जी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभिन्नता थी, छोड़ दीजिए, कोई नहीं। रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। ऑप्शन डी है, ए बी तथा कथनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। अब आप लोग देखिए, यदि आप लोगों ने हमारी लेक्चर सीरीज थोड़ी देखी है जो हम लोगों ने स्टार्टिंग डे में बताया था आपको, तो वहां पर हमने आपको बताया थी कि 1932 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक डिक्लेरेशन की थी जिसको कहा जाता था रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, या कम्युनल डिक्लेरेशन की थी, या मैकडोनाल्ड अवार्ड की डिक्लेरेशन किया था। वो क्या था कि भाई ये जो पहली बात आती है, ये कम्युनल अवार्ड कब घोषित किया गया था? तो 16 अगस्त 1932 को, 16 अगस्त 1932। तो 16 अगस्त 1932 को ये कम्युनल डिक्लेरेशन की थी किसने? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड ने। इसको सांप्रदायिक घोषणा या कम्युनल अवार्ड या रैमजे या मैकडोनाल्ड डिक्लेरेशन या मैकडोनाल्ड अवार्ड कहा जाता है। और इससे क्या किया गया था? इस डिक्लेरेशन से भारत में रहने वाली अछूत जातियों या भारत में रहने वाली दलित जातियों या भारत के ऐसे वर्गों जिन्हें भारतीय समाज में अनटचेबल कम्युनिटी या अनटचेबल क्लास माना जाता था, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें भारत में सवर्ण हिंदुओं से सेपरेट कर दिया, सेपरेट फ्रॉम हिंदूज, यानी कि उनको हिंदुओं से अलग कर दिया गया। एंड दे डिक्लेयर्ड हिम एज माइनॉरिटी इन इंडिया, और उन्होंने इन लोगों को भारत में माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक घोषित कर दिया गया। यानी कि ये कह दिया गया कि भारत में रहने वाली दलित जातियां या भारतीय समाज में अछूत मानी जाने वाली जातियों को हम हिंदुओं से अलग घोषित करते हैं, और उन्हें हम भारत में माइनॉरिटी डिक्लेयर करते हैं, और उन्हें हम भारत में माइनॉरिटी स्टेटस या अल्पसंख्यक का दर्जा या अल्पसंख्यक की मान्यता प्रदान करते हैं। तो ये बात जो थी, इसके खिलाफ इस सांप्रदायिक निर्णय या कम्युनल अवार्ड या मैकडोनाल्ड डिक्लेरेशन, जिससे जो भारतीय समाज की जो अछूत या दलित मानी जाने वाली जातियां थी उनको हिंदुओं से अलग घोषित कर दिया गया और उन्हें भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया। इस डिक्लेरेशन के, इस कम्युनल अवार्ड या मैकडोनाल्ड अवार्ड या इस सांप्रदायिक घोषणा के विरोध में गांधी जी ने 1932 में भूख हड़ताल की। यही हमारे आंसर है, यही इस क्वेश्चन का मुख्य बात है जो इसमें पूछी जा रही है। इसमें पूछा गया है कि 1932 में गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक किस कारण से की थी, क्यों की थी, उसका मुख्य मुद्दा है, मुख्य मेन इशू क्या था। तो भैया मेन इशू यही था कि अंग्रेजों ने, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड ने मैकडोनाल्ड डिक्लेरेशन या मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा कर दी थी। क्लियर यहाँ तक? चलिए, आई होप कि आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे बहुत अच्छी तरह से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चीज़ को आगे लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 28। अब क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था। अब पहली बात अब समझिए, रॉलेट एक्ट आप लोगों ने खूब जाना है, समझा है। रॉलेट एक्ट क्या कहा, ये क्या था, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था, क्या टारगेट था, इसका गोल क्या था, क्या मोटो था रॉलेट एक्ट का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आई थी? युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, मतलब ये कि भारतीय लोगों से जबरदस्ती, सेकंड जो वर्ल्ड वार चल रहा था उसमें क्या लिया जाए कि भाई युद्ध के प्रयासों का समर्थन किया जाए, कि जिस तरह कोई भी युद्ध अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है तो भारतीय लोग उसमें भारत का, अंग्रेजों का समर्थन करें। दूसरी बात, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। चलिए जी, खिलाफत आंदोलन का दमन और प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। तो मतलब ये रॉलेट एक्ट का जो भारत में जो लागू किया गया था उसका मुख्य लक्ष्य क्या था भारत में? तो इसका ऑप्शन है, आंसर है बी,
बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना, ये इसका आंसर है। अब इसका मतलब समझ लीजिए। देखिए, रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार ने भारत में जो है लागू किया था, और रॉलेट एक्ट पास किया गया था कब? तो देखिए, रॉलेट एक्ट बेसिकली पास किया गया था, रॉलेट एक्ट लाया गया कब? तो पहली बात तो ये, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में? रॉलेट एक्ट पास हुआ 18 मार्च 1919, 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट, 18 मार्च 1919 रॉलेट एक्ट पास्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास कर दिया गया और भारत में लागू मान लिया गया, भारत में लागू कर दिया गया। अब इस रॉलेट एक्ट की कंडीशन क्या थी? रॉलेट एक्ट की कंडीशन ये थी कि भैया रॉलेट एक्ट में गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को क्या नहीं था? नो अपील, उसको अपील करने का, कोर्ट में अपील करने का अधिकार नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, नो वकील, उसको अपना वकील रखने का भी अधिकार नहीं दिया गया था। तीसरी बात, नो दलील, यानी कि वो किसी तरह का अपना कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता था कोर्ट में, तो इसको कहा गया नो वकील, नो दलील, नो अपील, नो वकील, नो दलील का कानून। यानी कि अगर इस कानून से, इस रॉलेट एक्ट को जो लागू किया गया भारत में, अगर इससे किसी पर्सन को, किसी इंडिविजुअल को अरेस्ट कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है ब्रिटिश पुलिस द्वारा, तो उसे कोर्ट में अपनी अपील डालने का, अपनी रिट डालने का अधिकार नहीं है, उसे अपना वकील रखने का अधिकार नहीं था, उसे कोई किसी तरह का कोर्ट में कोई आर्ग्यू करने का अधिकार नहीं था। तो जब इस तरह से ये कानून था, तो इस कानून को एक और नाम दिया गया, जिस कारण से ये कानून नो वकील, नो अपील, नो दलील का कानून, या रॉलेट एक्ट को नो वकील, नो अपील, नो दलील का कानून भी कहते हैं। दूसरी बात है, रॉलेट एक्ट को और क्या कहते हैं? रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा गया, ब्लैक लॉ, काला कानून। क्यों कहा गया? क्योंकि भैया इस हिसाब से तो जब किसी को वकील का अधिकार नहीं है, वकील रखने का अधिकार नहीं है, वकील करने का अधिकार नहीं है, अपनी अपील कोर्ट में डालने का, अपनी जो रिट है वो नहीं डाल सकता, कोर्ट में किसी तरह का कोई आर्ग्यू नहीं दे सकता, तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो इस कंडीशन में तो पुलिस, ब्रिटिश पुलिस जिसको चाहेगी उसको अरेस्ट करके जेल में डाल देगी, कोई सुनवाई होनी नहीं है। जो सुनवाई होगी भी, वो सुनवाई छोटी सी सुनवाई होगी। क्यों? क्योंकि भाई ब्रिटिश पुलिस जैसा चाहेगी वैसा ही वहां पर होगा, वैसा ही कोर्ट में होगा। कोर्ट में पुलिस के बिहाफ पर जज जो था, जज भी अंग्रेज हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट में, तो सब क्या होगा? तो सब उसको, व्यक्ति को, चाहे वो नेता हो कोई भी हो, उसको उठाकर जेल में डाल देंगे, और पुलिस जिसको चाहेगी उसको उठाकर जेल में डाल देगी, उसकी सुनवाई कहीं होनी नहीं है। तो इसीलिए रॉलेट एक्ट को कहा गया काला कानून। क्लियर है? अब बात आती है रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया था। तो हम 2 मिनट इस बात को भी जान लें कि क्यों रॉलेट एक्ट को लाया गया था। तो रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया था, अब देखिए यहाँ तक हम लोगों ने इस बात को जान लिया है, तो 2 मिनट के लिए हम रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया इस बात को भी जान लेते हैं। तो रॉलेट एक्ट को क्यों लाया गया, ये आप लोगों ने शायद लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया इस बात को 2 मिनट में हम देख लेते हैं। रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया, रॉलेट एक्ट क्यों? तो भैया रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया था इस बात को समझिए। भारत में बढ़ते हुए क्रांतिकारी जो प्रभाव था, जो रिवॉल्यूशनरी लीडर्स थे या रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी के जो लोग थे, उनका इम्पैक्ट भारत में इंडियन सोसाइटी पर लगातार क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो क्रांतिकारियों को समाप्त करने के लिए रॉलेट एक्ट भारत में लाया गया। तो क्रांतिकारियों को समाप्त करने के लिए, क्रांतिकारियों, जो रिवॉल्यूशनरी लीडर्स थे उनको, क्रांतिकारियों को समाप्त करने के लिए, क्रांतिकारियों को समाप्त करने के लिए रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया, तो क्रांतिकारियों को समाप्त करने के लिए। तो क्रांतिकारी कौन से? ये भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, इस तरह के जो रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी वाले जो लीडर थे, उन सबको एब्सोल्यूट जो है डिप्रेस करने के लिए, उन सबको खत्म करने के लिए। क्लियर? तो ये रॉलेट एक्ट लाया गया। अगली बात, अब रॉलेट एक्ट के लिए एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी के अध्यक्ष थे सर सिडनी रॉलेट। आप 2 मिनट के लिए इस बात को भी समझ लीजिए कि रॉलेट एक्ट को लाने के लिए, रॉलेट एक्ट की समीक्षा या क्रांतिकारियों को समाप्त करने के लिए एक कमेटी बनाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और उस कमेटी के हेड थे सर सिडनी रॉलेट। तो रॉलेट एक्ट बनाने के लिए, या रॉलेट एक्ट जो था उसके जो अध्यक्ष थे वो थे सर सिडनी रॉलेट।
तो रॉलेट कमेटी जो थी इसके अध्यक्ष थे सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट वॉज द हेड ऑफ द रॉलेट कमेटी। और इस सर सिडनी रॉलेट की समिति ने एक समिति बनाएगी। भारत में क्रांतिकारियों का लगातार प्रभाव बढ़ रहा था और उन क्रांतिकारियों के प्रभाव को कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक समिति बनाई, एक कमेटी स्टैब्लिश की और उस कमेटी के हेड थे सर सिडनी रॉलेट। और इस समिति को कहा गया कि भारत में ये जो रिवॉल्यूशनरी लीडर्स का या रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी वाले जो लोग हैं उनका इम्पैक्ट या बढ़ रहा है, या उनको ख़त्म करने के लिए या उनके बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के लिए या क्रांतिकारियों को समाप्त करने के लिए कोई ऐसा कानून आप बना कर दें जिससे क्रांतिकारियों को भारत में समाप्त किया जा सके। तो इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कमेटी बनाई थी और कमेटी का नाम था उस कमेटी के अध्यक्ष थे सर सिडनी रॉलेट। और ये कमेटी कब बनी थी? ये कमेटी बनी थी 1917 में, 1917 में। और इस समिति ने जो सिफारिशें दी, अपनी जो रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को हैंड ओवर की, उसके बिहाफ पर, इस समिति की रिपोर्ट के बिहाफ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो एक्ट बनाया, जो कानून बनाया, उस कानून का नाम इस कमेटी के, इस समिति के अध्यक्ष सिडनी रॉलेट के नाम पर ही उस कानून का नाम रखा गया, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट किसके नाम पर था? तो सर सिडनी रॉलेट। और सर सिडनी रॉलेट कौन थे? भारत में क्रांतिकारियों के बढ़ते हुए प्रभाव को समाप्त करने के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष। क्लियर है यहाँ तक? और ये कौन थे? ये एक अंग्रेज थे। 1917 में ये समिति बनी थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को हैंडओवर की, सौंप दी और उस रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने ही कानून बनाया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कानून बनाया और उस कानून का नाम समिति के अध्यक्ष सिडनी रॉलेट के नाम पर ही रॉलेट एक्ट रखा गया। क्लियर है? चलिए, यहाँ तक मेरा मानना है कि आपको वन बाय वन एक एक चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। फटाफट आप लोग नोट करना चाहें, जल्दी लिखिए आप लोग फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अब क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 29 में हमारे लिए क्या है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो भैया जयप्रकाश नारायण का नाम कहीं और भी आ चुका है, बताइए। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था किस पार्टी से जुड़े हुए थे, जस्टिस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और किसान सभा। तो देखिए जयप्रकाश नारायण जिस पार्टी से जुड़े हुए थे वो थी सोशलिस्ट पार्टी। जयप्रकाश नारायण वॉज ए ग्रेट सोशलिस्ट लीडर ऑफ इंडिया। जयप्रकाश नारायण वॉज ए ग्रेट सोशलिस्ट लीडर ऑफ इंडिया। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? ये जुड़े हुए थे सोशलिस्ट पार्टी। अब इस सोशलिस्ट पार्टी का नाम क्या था सुन लीजिए जरा। जयप्रकाश नारायण और एक अन्य व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी and Congress Socialist Party established in 1934, established in 1934 at बॉम्बे, जिसे हम आज मुंबई कह देते हैं, बॉम्बे। एंड एस्टेब्लिश्ड बाय या फाउंडेड बाय, और इसके फाउंडर थे कौन? फाउंडर थे जेपी नारायण। जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण एंड आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव, नरेंद्र देव। बोथ ऑफ आर द सोशलिस्ट लीडर ऑफ इंडिया। और इन दोनों लोगों ने 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। अब समाजवादी पार्टी जो आज है वो नहीं, इसका पार्टी का नाम था कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी स्थापित हुई थी 1934 में। कहाँ पर? बॉम्बे में या मुंबई में। किसने की थी? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। तो देखिए यहीं से ये इसका आंसर कौन सा है, किस पार्टी से जुड़े थे? तो हमारा ऑप्शन है आंसर सी, सोशलिस्ट पार्टी। और ये सोशलिस्ट लीडर थे तो इसीलिए इनकी एक बुक बहुत फेमस है। इनकी एक बुक है, हम बुक का नाम भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी, दे रॉट ए बुक विच इज व्हाई सोशलिज्म। इनकी एक बुक है व्हाई सोशलिज्म, व्हाई सोशलिज्म, समाजवाद ही क्यों। हिंदी में इस बुक को कहते हैं समाजवाद ही क्यों।
समाजवाद ही क्यों, किसने लिखी है? तो समाजवाद ही क्यों, रॉट बाय जयप्रकाश नारायण। वाई सोशलिज्म, तो वाई सोशलिज्म, हु रॉट वाई सोशलिज्म? तो समाजवाद ही क्यों या वाई सोशलिज्म रॉट बाय जयप्रकाश नारायण। एंड जयप्रकाश नारायण वाज ए कांग्रेसी लीडर, बट आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ समय बाद इन्होंने ये कांग्रेस में एक अलग आइडियोलॉजी के लोगों का ग्रुप बनाया और उस आइडियोलॉजी के ग्रुप, उस डिफरेंट आइडियोलॉजी के ग्रुप के जो लोग थे उन सबको यूनाइट करके इन्होंने एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई। यानी कि कांग्रेस के अंदर रहते हुए ही इन्होंने कांग्रेस में एक अलग ग्रुप बना दिया जिसका नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। 1934 बॉम्बे, जयप्रकाश नारायण एंड आचार्य नरेंद्र देव। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और स्वतंत्र भारत में यही जयप्रकाश नारायण थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के समय में संपूर्ण क्रांति मूवमेंट चलाया था। संपूर्ण क्रांति आंदोलन, एक आंदोलन चलाया गया था जो बिहार से शुरू हुआ और उसके बाद वो पूरे भारत में, कह दिए दिल्ली में बहुत बड़ा उसने रूप लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 30। अब क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बात की गई है भैया देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 में है 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस स्थान पर जेल में रखा गया था? तो याद कीजिए 1942 में हम लोगों ने डिस्कस की थी अपने लेक्चर्स में, जब हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट को हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के रिगार्डिंग, क्विट इंडिया मूवमेंट को ना चलने देने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन 0 आवर चलाया था। याद है? नहीं याद है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उस क्विट इंडिया मूवमेंट को जो चलाने के लिए जो नेता जो लोग थे उन सबको अरेस्ट करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने, जो ऐसे नेता थे जो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे या भारत छोड़ो आंदोलन को लीड कर रहे थे, ऐसे नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक पुलिस कार्यवाही की थी जिसका नाम था ऑपरेशन 0 आवर। तो ऑपरेशन 0 आवर के माध्यम से भारत के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन सब नेताओं को गिरफ्तार करके भारत के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जेलों में रखा गया था। उन्हीं में से बिहार में एक नेता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में के शुरुआत में ही गिरफ्तार कर लिया गया था और इनको कहां पर रखा गया था? कैद करके कहां की जेल में रखा गया? तो आपके ऑप्शन है बांकीपुर जेल, हजारीबाग जेल, बांकीपुर जेल, हजारीबाग जेल, कैंप जेल और भागलपुर जेल। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके रखा गया था बांकीपुर जेल। और बांकीपुर जेल कहां? पटना की बांकीपुर जेल में, पटना की बांकीपुर जेल में इनको रखा गया था। और हमने ये भी बताया था कि गांधी जी को कहां रखा गया था? तो गांधी जी को रखा गया था कहां पर? पूना के आगा खान पैलेस में। जेएल नेहरू को कहां रखा गया था कैद करके इनको जेल में? तो जेएल नेहरू को रखा गया था अल्मोड़ा में। जयप्रकाश नारायण जिनका हमने अभी डिस्कस किया, तो जयप्रकाश नारायण को कहां रखा गया था? तो जयप्रकाश नारायण को रखा गया था हजारीबाग जेल। चलिए अब अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 में हमारा अगला क्या क्वेश्चन है? तो वर्ष 1946 में, वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे में, आज़ाद हिंद फौज के लाल किला केस में मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो देखो भैया होता यह है कि जब आज़ाद हिंद फौज बनाई गई तो आज़ाद हिंद फौज, पहली बात तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया है आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनी। आज़ाद हिंद फौज बनी थी सिंगापुर में। और आज़ाद हिंद फौज, मूल रूप से आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया, अभी हम 2 मिनट में इसको डिस्कस करेंगे। और आज़ाद हिंद फौज जो बनी थी, उस आज़ाद हिंद फौज को बनाने के बाद उसके चीफ आर्मी जनरल या उसके मुख्य सेनापति का पद ग्रहण किया था किसने? उसको चार्ज लिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज के मुख्य सेनापति का पद भार संभाला या शपथ ग्रहण की, जो भी आप समझे। अब अगली बात है कि जब आज़ाद हिंद फौज को बनाया गया तो उस आज़ाद हिंद फौज को सपोर्ट था किसका? जापान का। जापान आगे चलकर सेकेंड वर्ल्ड वार में जो अमेरिकी न्यूक्लियर अटैक जापान पर किए गए, उनसे जापान को सरेंडर करना पड़ा सेकेंड वर्ल्ड वार में। और सेकेंड वर्ल्ड वार में जब जापान ने सरेंडर कर दिया तो उसके बाद वो जिस आर्मी को सपोर्ट कर रहा था आज़ाद हिंद फौज को, तो जाहिर सी बात है कि आज़ाद हिंद फौज भी क्या थी? आज़ाद हिंद फौज के भी सोल्जर्स को अरेस्ट किया गया, इसके अधिकारियों को अरेस्ट किया गया और उन अधिकारियों पर, उन सोल्जर्स पर एक केस चलाया गया जिसको कहते हैं लाल किला केस या आज़ाद हिंद फौज केस। और उन आज़ाद हिंद फौज केस या लाल किला केस चलाया गया तो उस केस को कहते हैं लाल किला केस। तो दिल्ली के लाल किले में चलाया गया या उसको कहते हैं आज़ाद हिंद फौज केस, पहली बात। तो ये अब इसमें
इन अधिकारियों, ये जो केस था आज़ाद हिंद फौज केस या लाल किला केस, ये घटना है नवंबर 1946 की और नवंबर 1945। तो ये जो केस चला था ये था आज़ाद हिंद फौज केस। आज़ाद हिंद फौज केस। लाल किला केस आपसे पूछ सकता है, लाल किला केस या लाल किला मुकदमा, लाल किला केस या आज़ाद हिंद फौज केस, आज़ाद हिंद फौज केस। तो देखिए भैया, लाल किला केस या आज़ाद हिंद फौज केस ये कब चला? ये चला था नवंबर 1945 में। कितने अधिकारियों पर? आज़ाद हिंद फौज के 3 अधिकारियों पर, 3 अधिकारियों पर। अब आज़ाद हिंद फौज के ये 3 अधिकारी कौन कौन से थे? तो पहले हमें इन 3 अधिकारियों का नाम जान लेना चाहिए। तो ये 3 अधिकारी कौन थे? तो नंबर 1 कौन थे? मेजर शाहनवाज खान, मेजर शाहनवाज खान। तो ये थे नंबर 1 मेजर शाहनवाज खान। नंबर 2 कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लो, कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लो, गुरदयाल सिंह ढिल्लो, कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लो। और तीसरे थे नंबर 3, 1 2 3, तीसरा मैं यहां लिख देता हूं। तीसरे थे कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल प्रेम सहगल। तो ये 3 अधिकारी थे। क्वेश्चन आता है और आया भी हुआ है कि भैया कि 1946 में 1945-46 में जो केस चला वो केस किस पर चला? तो कितने आज़ाद हिंद फौज के कितने अधिकारियों पर? तो 3 अधिकारियों पर। कौन से 3 अधिकारी? तो मेजर शाहनवाज खान, कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लो और कर्नल प्रेम सहगल। तो इस तरह से ये केस चला। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद बात आती है, इस केस को भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने इन तीनों अधिकारियों को बचाने के लिए अपनी एक कमेटी बनाई और उस कमेटी का नाम था आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति, आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति। और उस समिति के अध्यक्ष कौन थे और उस समिति में कौन कौन लोग सदस्य थे? और हमारा क्वेश्चन है कि किसने, कि दिल्ली के लाल किला केस या आज़ाद हिंद फौज केस में निम्न में से मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो देखिए, नहीं वाली बात पर अब हम आ रहे हैं। तो किसने नहीं की थी? तो हमने लाल किला केस देख लिया, कितने अधिकारियों पर चला था, कौन कौन से अधिकारी थे, इस पर देख लिया। अब बात आती है कि जो कांग्रेस ने इन तीनों अधिकारियों को बचाने के लिए आज़ाद हिंद फौज समिति बनाई थी, उस समिति का अध्यक्ष कौन था? तो आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कांग्रेस ने जो आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति बनाई, आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति, आज़ाद, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, फौज बचाव समिति, बचाव समिति, यानी कि आज़ाद हिंद फौज के इन लोगों को बचाने के लिए जो समिति बनाएगी, उस समिति, वो समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया और उसमें सदस्य कौन थे? तो आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति के जो अध्यक्ष थे, ये अध्यक्ष थे भूलाभाई देसाई। उस समय देश के प्रमुख बड़े वकील थे भूलाभाई देसाई। तो भूलाभाई देसाई कौन थे? आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति के अध्यक्ष। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है कि आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का अध्यक्ष कौन था, या आज़ाद लाल किला मुकदमे में, लाल किला मुकदमा भी इसको नाम दे देता है। तो लाल किला मुकदमे में जो है बचाव समिति के अध्यक्ष कांग्रेस ने किसको नियुक्त किया था? तो कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए थे भूलाभाई देसाई। अब बात आती है कि इस आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति में और कौन कौन लोग सदस्य थे? तो एक सदस्य थे जे.एल. नेहरू। जे.एल. नेहरू भी आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति के सदस्य थे। ये क्या थे? ये थे सदस्य। जे.एल. नेहरू क्या थे? क्योंकि जे.एल. नेहरू भी वकील थे, तो ये इस समिति के सदस्य हुए। सरदार पटेल इसमें नहीं थे। तो इसमें क्या आंसर है? इसमें किसने नहीं की थी? तो सरदार पटेल ऑप्शन होगा। सरदार पटेल आंसर है कि सरदार पटेल ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति में इनकी पैरवी नहीं की थी, क्योंकि ये इस समिति में सदस्य नहीं थे। इसके बाद कैलाश नाथ काटजू, तो कैलाश नाथ काटजू भी इस समिति के एक सदस्य थे। तो याद रखिए, कैलाश नाथ काटजू भी इस समिति में एक सदस्य थे।
क्लियर, KN काटजू। इसके अलावा एक और सदस्य थी इस समिति की, एक अन्य सदस्य थी, वो थी कौन? वो थी अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली, कांग्रेस की महिला नेता अरुणा आसफ अली। तो अरुणा आसफ अली भी इस आजाद हिंद फौज का जो है बचाव समिति में एक सदस्य थी। यानी कि अध्यक्ष हो गए कौन? भूला भाई देसाई। और इसके बाद सदस्य हो गए, एक सदस्य थे JL नेहरू, एक सदस्य थे KN काटजू, कैलाश नाथ काटजू, और एक सदस्य थी अरुणा आसफ अली, कांग्रेस की ही एक महिला नेता अरुणा आसफ अली। और अरुणा आसफ अली के बारे में एक बात आप लोग जान लीजिएगा, अरुणा आसफ अली जो थी ये जो है शी वॉज द फर्स्ट वुमन मेयर ऑफ दिल्ली। ये दिल्ली की पहली महिला मेयर थी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में जो MCD है, जो MCD में जो पहली जो मेयर बनी थी दिल्ली की, वो यही महिला थी। अरुणा आसफ अली वॉज द फर्स्ट वुमन मेयर ऑफ दिल्ली या फर्स्ट फीमेल मेयर ऑफ दिल्ली। तो ये यहाँ पर ये सारी बातें हमारी होती हैं। तो आंसर क्या है कि कौन नहीं था, किसने नहीं की थी पैरवी? तो भैया किसने नहीं की थी ये आपके सामने है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगली बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी। तो देखिए, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को एक उपाधि दी थी। उपाधि कौन सी थी? पहली बात। दूसरी बात, जिसे उन्होंने असहयोग, जिस उपाधि को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ड्यूरिंग वो जो है वापस कर दी थी, वह थी कौन सी थी? तो देखिए वो कौन सी थी? वो हिंद केसरी नहीं थी। दूसरा ऑप्शन केसर हिंद, तीसरा ऑप्शन राय बहादुर, चौथा ऑप्शन है आपका द राइट आंसरेबल ऑनरेबल। तो देखिए, अंग्रेजों ने फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में, पहले विश्व युद्ध के समय में गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दी थी। तो आपका आंसर होगा बी, ना राय बहादुर की उपाधि दी थी, ना ऑनरेबल की उपाधि दी थी। तो गांधी जी को अंग्रेजों ने केसर हिंद की उपाधि दी थी कब? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के समय में 1516-17 में, प्रथम विश्व युद्ध के समय 1915-16 में। कब दी थी? 1915-16 में, 1915-16 में। क्लियर है? तो क्वेश्चन ये कई बार पूछा जाता है कि गांधी जी को केसरे हिंद का टाइटल किसने दिया था? तो गांधी जी को केसरे हिंद का टाइटल ब्रिटिश सरकार ने दिया था। ये देखिए, ब्रिटिश सरकार दे रही है गांधी जी को क्या? गांधी जी को ब्रिटिश सरकार दे रही है केसरे हिंद का टाइटल। कब दे रही है? पहले विश्व युद्ध में। अब क्यों दिया था? क्योंकि इस दौरान गांधी जी ने फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में जो भारत के गांवों में भ्रमण करके, भारत के गांवों में जगह जगह जाकर ब्रिटिश सैनिक के रूप में भारतीय जो जवान थे, भारतीय जो लोग थे या लड़के थे, उनको भर्ती करवाया था एज ए सोल्जर। फिर अब असहयोग आंदोलन में अब होता क्या है कि, लेकिन असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने ये केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। अब बात आती है वापस क्यों कर दी थी, कब कर दी थी? तो 2 मिनट के लिए उस बात को भी जान लीजिए। हम लोगों ने ये बात तो जान ली कि हाँ भाई, असहयोग आंदोलन में ये उपाधि वापस दे दी थी गांधी जी ने, लेकिन क्यों वापस कर दी थी अब इस बात को जान लीजिए। यानी कि अभी तो बात आती है हमारी कि वह थी कौन सी उपाधि थी? तो भैया केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी को अंग्रेजों ने दी थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय 1915-16 में, जब गांधी जी ने उनकी सहायता की थी। अब अगली बात आती है कि भैया ये असहयोग आंदोलन में वापस क्यों की, वापस क्यों कर दी, वापस कर दी क्यों? तो वापस क्यों की, क्यों वापस कर दी? तो वापस क्यों की, इसका कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था। जलियांवाला बाग कहाँ पर? अमृतसर में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ। जलियांवाला बाग मास बूचरिंग हुई और उस जलियांवाला बाग मास बूचरिंग में गांधी जी ने इस हत्याकांड के विरोध में अंग्रेजों द्वारा दी गई केसरे हिंद की उपाधि क्या कर दी? ये वापस दे दी। ठीक, तो अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था कहां पर? अमृतसर में। तो जलियांवाला बाग कहां है? अमृतसर। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ?
तो कब की बात है, तो कब कौन, तो कब हुआ था 13 अप्रैल 1919। और 13 अप्रैल 1919 को कौन सा त्यौहार था या कौन सा दिन था, तो उस दिन कौन सा फेस्टिवल था या कौन सा त्यौहार था, तो देखिए उस दिन 13 अप्रैल 1919 को जो दिन था वो था बैसाखी का दिन। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस फेस्टिवल के दिन, किस त्योहार के दिन हुआ था, तो बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को। क्लियर है, तो फटाफट आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से जल्दी, फिर आगे चलते हैं। और इसी हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड वार में दी गई केसरे हिंद की उपाधि को वापस कर दिया था। और केवल गांधी जी ने ही अपनी उपाधि वापस नहीं की थी, अपना टाइटल वापस नहीं किया था। गांधी जी के साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अंग्रेजों द्वारा दी गई नाइट या नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। लिख लीजिए, आप लोग मैं बोल देता हूं कि ना केवल गांधी जी बल्कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने भी लिख देते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि वापस कर दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने भी वापस कर दी थी अंग्रेजों को नाइट या नाइटहुड की टाइटल, नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, नाइट या नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, वापस लौटा दी, क्योंकि अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर को दिया था नाइट या नाइटहुड का टाइटल। और जलियांवाला बाग मास बुचरिंग या जलियांवाला बाग मर्डर जो है इंसिडेंट था, उसमें गांधी जी ने केसरे हिंद का टाइटल वापस कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट या नाइटहुड का टाइटल वापस कर दिया। और इसके साथ साथ एक और व्यक्ति थे, एक और पर्सन थे जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से या गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से या वर्किंग काउंसिल से रिजाइन कर दिया था। इसी हत्याकांड, इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर शंकरन नायर, लिख लीजिएगा इसको, सर शंकरन नायर ने गवर्नर जनरल की वर्किंग काउंसिल या कार्यकारिणी परिषद, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद या एग्जीक्यूटिव काउंसिल से इस्तीफा या त्यागपत्र दे दिया था या रिजाइन कर दिया था, इस्तीफा दे दिया। किस लिए, किसके विरोध में, क्योंकि अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था। क्लियर है, तो सर शंकरन नायर ने कार्यकारिणी परिषद वर्किंग काउंसिल से रिजाइन कर दिया। वर्किंग काउंसिल किसकी थी, गवर्नर जनरल की। गवर्नर जनरल को कार्यों में सहायता करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कार्यकारिणी परिषद होती थी, और उसमें उस दौरान भारतीय सदस्य थे सर शंकरन नायर। क्लियर है, तो फटाफट आप लोग इस चीज़ को लिखिए। अब देखिए, इसी के साथ साथ एक और बात हम लोग आप लोगों को यहाँ पर बता देते हैं कि भाई ये जो जलियांवाला बाग में ये सारी चीज़ें हुई थी और ये जलियांवाला बाग में कितने लोग उस समय मारे गए, कितने लोगों को लेकर क्वेश्चन आंसर आता है कि कितने लोग मारे गए ब्रिटिश रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो ब्रिटिश रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितने लोग मारे गए, तो देखिए जलियांवाला बाग जो मर्डर इंसिडेंट हुआ या जो ये घटना जो हुई थी उसमें 379 लोग मारे गए, 379 लोग मारे गए अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश गवर्नमेंट रिपोर्ट। 379 लोग मारे गए, क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर। दूसरी बात, एंड 1200 पीपल वर इंजर्ड, 1200 व्यक्ति क्या हुए, घायल हुए। 1200 व्यक्ति क्या हुए थे, घायल हुए। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, लेकिन ये किसी और ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट नहीं थी कि कितने लोग मरे, कितने लोग इंजर्ड हुए। ये थी ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितने लोग मारे गए थे, तो 379 लोग मारे गए और 1200 लोग क्या हुए थे, वो घायल हुए थे। क्लियर है, फटाफट लिखिए जरा आप लोग जल्दी से जल्दी, फिर आगे चलते हैं। चलिए फटाफट आप लोग कीजिए जल्दी।
यहाँ तक मेरा मानना है आज हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है, तो आप इसको फटाफट जल्दी से लिख लीजिए। और इससे आगे का कल हम लोग आप लोगों के लिए कुछ और नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं, आप लोगों के लिए कुछ और हमारे प्रयास हैं। अब इन चीज़ों को, अब इस स्पीड को हम लोग आप लोगों की डिमांड पर थोड़ा सा बहुत तेज़ी से बढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा तेज़ी से चलाइए। तो देखिए, तेज़ी से हम लोगों की मर्जी नहीं चलेगी। समस्या क्या है कि आप लोगों का जो बेसिक सिलेबस है वो उसको हमें थोड़ा सा समझाना, थोड़ा सा डिटेल में जाना भी ज़रूरी है। बताने को हम सीधे सीधे आंसर बताकर चलते रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है फिर उस क्वेश्चन को कम से कम करने की स्थिति में आप लोग हों। तो इसलिए बहुत अच्छी तरह से आप लोग करते चलिए और आनंद लेते हुए चलिए। और इसी के साथ अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। तब तक मिलते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कल। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू।